नमस्कार। मंथली करंट अफेयर्स का ये महाड वीडियो है। इसमें हम लोग अगस्त 2025 पूरे माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स एक महा वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। आगामी यूपी पीसीएस परीक्षा जो लोग देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम कुछ दिनों में है, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। भारत पर अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले माल पर 25% का टैरिफ लगाया है और आज से यानी 1 अगस्त 2025 से इसको लागू किया गया है। अगली खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 7 अगस्त को भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जयंती मनाई जाती है। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस सरकार ने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। याद रखिएगा, ये भारत सरकार का नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला है। डेट भी याद रखिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। निसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार उपग्रह। ये एक सैटेलाइट है, बहुत दिनों से ये चर्चा में है। नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है। हाल ही में 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? GSLV F-16 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये GSLV F-16 की 18वीं उड़ान थी और इसरो का 102वां प्रक्षेपण था। ये आपको बता दें, सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा, इस उपग्रह को। और सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला GSLV रॉकेट का ये पहला मिशन था। यानी GSLV जो है, ये पहली बार सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जा रहा है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन मैंने आपको पहले ही बताया है। इस उपग्रह का काम क्या होगा? इस उपग्रह का काम होगा, ये पूरी पृथ्वी की निगरानी करेगा। पूरी पृथ्वी को, इस पे जितनी भी चीजें होंगी उस सब की ये निगरानी करेगा। 2392 किलोग्राम इसका वजन है और इस उपग्रह में पहली बार दोहरे रडार बैंड का यूज किया गया है, जिसका नाम है यल बैंड और यस बैंड। यल बैंड ये नासा ने बनाया है, जबकि यस बैंड को इसरो ने तैयार किया है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो निसार उपग्रह ये 30 जुलाई को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट रिपोर्ट हाल ही में इसने 29 जुलाई 2025 को जारी की। उसमें इसने भारत की GDP को 2025-26 में 6.4%, जबकि 2026-27 में भी 6.4% अनुमानित किया है। आपको बता दें, इससे पहले IMF की अप्रैल 2025 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें 6.2% की भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 2025-26 में लगाया था। उसको बढ़ाकर अब 6.4 कर दिया है। वहीं विश्व की GDP 2025 में 3.1% रहेगी और 2026 में भी 3.1% रहेगी, ऐसा IMF का अनुमान है। इससे पहले अप्रैल में 2.8% की विश्व GDP की वृद्धि का अनुमान IMF ने लगाया है, जिसको बढ़ाकर अब 3.1% कर दिया गया है। ओके, बता दें, IMF द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट साल भर में 2 बार जारी की जाती है और जरूरत पड़ने पर वो विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के नाम से एक नई रिपोर्ट भी जारी कर सकता है। यानी साल में 3-4 रिपोर्ट भी जारी कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। ओके, IMF की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके कुल 191 सदस्य देश हैं। हाल ही में 191वां जो सदस्य बना 2024 अक्टूबर में, वो लिechtenstein था। ठीक है। IMF काम का क्या करती है? IMF ये विश्व में भुगतान संतुलन या किसी को जरूरत पड़ने पर ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है IMF। ओके, दिव्या देशमुख नागपुर महाराष्ट्र की शतरंज खिलाड़ी हैं, काफी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने फीडे महिला शतरंज कप जीत लिया है।
फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली ये पहली भारतीय चैंपियन बन गई हैं। मात्र 19 वर्ष की हैं दिव्या देशमुख। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 5 जुलाई से 28 जुलाई तक जॉर्जिया के बटूमी में क्या हुआ, आयोजित हुआ। तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2021 में, दूसरा 2023 में और तीसरा 2025 में आयोजित हुआ। फाइनल में इन्होंने अपने ही हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर पहली बार फिडे महिला विश्व शतरंज विश्व कप का चैंपियन बनने का, भारतीय होने का गौरव हासिल किया। इसके साथ ही इन्होंने एक और कीर्तिमान बनाया। ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। इससे पहले कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली भारत की 3 महिला ग्रैंड मास्टर थी और अब ये चौथी और कुल मिला के 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। ओके, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कल यानी 1 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की गई और ये पुरस्कार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको बता दें, 2025 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के बीच की जो फिल्में प्रदर्शित हुई थीं, उनके लिए दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार 12th फेल यानी 12वीं फेल जो मूवी आई थी, जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा थे, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल फिल्म को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सुदीप्तो सेन, जो कि केरला स्टोरी की डायरेक्टर है, उनको मिला है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को और 12th फेल के लिए विक्रांत मेसी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख खान को 35 साल के लगभग उनके करियर में पहली बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। मनोरंजन हेतु सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया गया है। बेस्ट तमिल फिल्म का पुरस्कार पार्किंग को दिया गया है। वहीं बेस्ट तेलुगु फिल्म का पुरस्कार भगवंत केसरी नामक एक तेलुगु फिल्म है, उसको दिया गया है। ओके, तो ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगली खबर है हिमगिरी। हिमगिरी ये क्या है? ये प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित नीलगिरी श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। कुल 7 युद्धपोत इसमें बनने हैं, जिसमें ये तीसरा है, चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। ठीक है, क्या है ये? फ्रिगेट है, युद्धपोत है। इसको गार्डन रीच शिपयार्ड जो कोलकाता में है, उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और बता दें, ये गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में निर्मित इस श्रृंखला का पहला जहाज है। कुल 7 जहाजों में 4 जहाज मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाएंगे और 3 जहाज गार्डन रीच शिपयार्ड द्वारा निर्मित किए जाएंगे। इन 3 में पहला जहाज है जो कि गार्डन रीच शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। समुद्री गश्त, पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा आदि गतिविधियों में एक सक्षम जहाज है ये एक साथ 2 हेलीकॉप्टर, 8 ब्रह्मोस मिसाइल, 32 MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये 32 एक साथ ले जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो गन्स हैं, इन सबको एक साथ ले जा सकता है। इसको हाल ही में भारतीय नौसेना में 31 जुलाई 2025 को शामिल कर लिया गया। नाम रखिएगा हिमगिरी। ओके, मेघनाथ देसाई, इनका हाल ही में 30 जुलाई 2025 को निधन हुआ। ये भारत में जन्मे विख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। 2008 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। हाल ही में इनका निधन हुआ। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये मनोज सिंह का स्थान लेंगे, जो कि अब तक मुख्य सचिव थे। इनका कार्यकाल लगभग 2027 की शुरुआत तक रहेगा। लगभग 18 महीने का कार्यकाल इनको मिलेगा।
रूस चर्चा में रहा 30 जुलाई 2025 को। यहाँ पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो कि रिक्टर पैमाने पर 8.8 जिसकी तीव्रता थी। 1900 के बाद विश्व का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप है जो ये आया, यानी तीव्रता के मामले में देखा जाए। इसका केंद्र कहाँ था? कमचटका प्रायद्वीप, जो कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर वही क्षेत्र है जहां पर मैक्सिमम भूकंप की घटनाएं और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं, यानी एक प्रकार से कहें तो ये उसका हॉट क्षेत्र है। किसका? भूकंपों का और ज्वालामुखियों का। आपको बता दें, इस भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसी के कारण कमचटका प्रायद्वीप में स्थित कलुचुवेस्काय ज्वालामुखी में भी विस्फोट हो गया और सुनामी, जापान, रूस सहित कई देशों में सुनामी भी देखी गई। ओके, अब तक विश्व का जो सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है वो 1960 में चिली के बायोबियो में आया था, जिसकी रिक्टर तीव्रता 9.5 थी और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली भूकंप अब तक का था। और ये जो अभी आया है ये विश्व का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017-18 में ये योजना प्रारंभ हुई थी, चर्चा में है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको 1920 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन दिया है और अब कुल मिलाकर 6520 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित धनराशि हो गई है। इस योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया भी गया है। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसके लिए 1920 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन हाल ही में किया गया, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। ओके, COP15 ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित जो COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उसका 15वां सम्मेलन 23 से 31 जुलाई 2025 तक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस कॉन्फ्रेंस का जो विषय था वो था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ओके, आपको बता दें, आर्द्र भूमियों से संबंधित जो रामसर समझौता हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये समझौता जो सम्मेलन ये 1971 में हुआ था, इसमें जो समझौता हुआ था रामसर समझौता वो 1975 से लागू हुआ था, लेकिन भारत उसमें 1982 में शामिल हुआ था। ओके, भारत में वर्तमान में 91 रामसर स्थल हैं, आप सभी को पता भी है। जो रामसर आर्द्र भूमियों का जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वो हर 3 साल में आयोजित होती है। इससे पहले जो COP14 हुआ था 2022 में चीन के वुहान में हुआ था और अब ये जिम्बाब्वे में 2025 में अभी हाल ही में संपन्न हुआ। खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। खालिद जमील। लारा डालमायर ये जर्मनी की बायथलॉन खिलाड़ी है। हाल ही में पाकिस्तान में कराकोरम पर्वत पर चढ़ते समय एक हादसे में इनकी मौत हो गई। कराकोरम पर्वत के लैला पीक जो कि 6069 मीटर ऊंची है, उस पर ये चढ़ाई कर रही थी, अचानक से एक हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। बायथलॉन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध खेल है, उसमें इन्होंने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक और 7 बार की विश्व चैंपियन थी। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई, जर्मनी की थी, ये भी याद रखिएगा। पंजाब सरकार ने हाल ही में हेरिटेज खेलों जैसे बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी आदि से प्रतिबंध हटा लिया है। 1997 से ये सब खेल प्रतिबंधित थे पंजाब में। जीवों के सुरक्षा को देखते हुए इनको प्रतिबंधित किया था और अब वहां की भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर से इन हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध को हटा लिया है, यानी अब ये खेल वहां पर फिर से शुरू हो सकेंगे। मनीष चड्ढा भारतीय नौसेना अकादमी यानी INA के नए कमांडेंट बने हैं। CR प्रवीण नायर का इन्होंने स्थान लिया है। आपको बता दें, INA यानी भारतीय नौसेना अकादमी ये केरल के एझिमाला में स्थित है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र है। उसी के नए कमांडेंट मनीष चड्ढा को, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा को बनाया गया है। ओके, होप मिशन
ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन यानी मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण मिशन। ये इसरो और बेंगलुरु की एक कंपनी है प्रोटो प्लेनेट, इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त मिशन है। कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख के सोकार में शुरू हुआ है। क्यों शुरू किया गया है? चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है, जिसका नाम है होप मिशन। ये एक शोध केंद्र होगा जहां चयनित चालक दल को बारी बारी से आइसोलेशन के तहत इस स्टेशन में रखा जाएगा। और लद्दाख का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि लद्दाख में अत्यधिक ठंड होती है, ऊपरी वातावरण है, वहाँ की जो चट्टानें वगैरह हैं वो चंद्रमा और मंगल का जो जीवन है उससे काफी हद तक मेल खाती हैं, इसीलिए लद्दाख को चुना गया है। ओके, आपको बता दें भारत ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2040 तक मानव युक्त चंद्रमा मिशन का लक्ष्य है। साथ ही साथ 2030 के आरंभ में या 2030 के बाद वाले वर्षों में मंगलयान मिशन को भी प्रेषित करने का लक्ष्य इसरो द्वारा भारत द्वारा रखा गया है। तो उसी के लिए होप मिशन को शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संजय वात्स्यायन ये नौसेना के 47वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन का ये स्थान लेंगे। आपको बता दें नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। जनरल पुष्पेंद्र सिंह जनरल पुष्पेंद्र सिंह हाल ही में भारत के 48वें उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये अपने इस पद पर NS राजा सुब्रमणी का स्थान लेंगे। वर्तमान में सेनाध्यक्ष उपेंद्र कुमार द्विवेदी हैं। ओके। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। RPF के 143 वर्षों के इतिहास में रेलवे के पहली बार किसी महिला को महानिदेशक बनाया गया है। RPF ये रेलवे सुरक्षा बल है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और 1985 में इसको सशस्त्र बल का दर्जा प्रदान किया गया था। ओके। स्पेस एक्स एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी, हाल ही में इसने नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया। 1 अगस्त 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट पर ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया गया। ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रवाना हुआ और 4 अंतरिक्ष यात्रियों का ये मिशन है, यानी इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। कौन कौन है? जेना कार्डमैन नासा से, माइकल फिंके ये नासा के बहुत ही अनुभवी वैज्ञानिक हैं, ओलेग प्लेटोनोव रूस के वैज्ञानिक हैं और कीमिया यूई ये जापान के वैज्ञानिक हैं। इन 4 लोगों को संयुक्त रूप से इस मिशन पर भेजा गया है, जिसका नाम है क्रू 11। ये आमतौर पर जो नासा के मिशन होते हैं ISS के, वो 6 माह के ही होते हैं, लेकिन इसको 2 माह का विस्तार दिया जाएगा। ये 8 माह का मिशन हो सकता है। और वहां पर क्या कार्य करना है? अनुसंधान, प्रयोग, स्टेशन की मरम्मत आदि कार्य इस दौरान वहां पर इन अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किए जाएंगे, जिसका नाम है क्रू 11 मिशन। ओके। तो C-295 एक सैन्य परिवहन विमान है। हाल ही में स्पेन ने भारत को 16वां और अंतिम C-295 विमान सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। आपको बता दें 2021 में भारत और स्पेन के बीच C-295 विमानों को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि स्पेन भारत को 56 C-295 विमान देगा, यानी भारत 56 विमान स्पेन से खरीदेगा, जिसमें 16 विमान सीधे स्पेन से बनकर भारत में आएंगे तथा शेष जो 40 विमान हैं वो भारत में ही बनेंगे। कहाँ पर? टाटा एडवांस लिमिटेड में, जो कि वडोदरा में निर्मित हो रहे हैं। वडोदरा में इसका कार्यालय है। ओके। तो उसी के अंतर्गत जो 16वां यानी जो स्पेन से डायरेक्ट भारत आ रहा है, वो 16वां अंतिम विमान अभी हाल ही में भारत को, भारतीय वायुसेना को सौंपा गया स्पेन द्वारा। आपको बता दें C-295 ये 5 से 10 टन वहन क्षमता इसकी है और ये 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। काफी अच्छा
परिवहन विमान है। ओके। सिक्किम सरकार ने हाल ही में एक अनूठी योजना शुरू की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना यानी सब बैटिकल लीव स्कीम ये शुरू किया है और ऐसा करने वाला सिक्किम पहला राज्य बना है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो 365 दिन से लेकर अधिकतम 1080 दिन तक का अवकाश ले सकते हैं और इस अवकाश की अवधि में उनको उनके वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा, यानी आधा वेतन उनको दिया जाएगा अगर वो अवकाश पर रहते हैं तो भी। ओके। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि सिक्किम सरकार ने शुरू की है। ओके। अपना घर ये भारत सरकार द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए शुरू की गई पहल है। एक प्रकार की ये विश्राम सुविधा है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया और 1 जुलाई 2025 तक 368 अपना घर इकाइयों की स्थापना की गई है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो काफ़ी लंबी लंबी यात्रा करते हैं, तो ऐसे में थकान लगने पर जगह जगह जो ये अपना घर आश्रय स्थल टाइप के बने रहेंगे उसमें इनको विश्राम की सुविधा मिलेगी, नहाने धोने का पूरा सुविधा वहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर जो रेस्टोरेंट होंगे वो भी सस्ते रेट में ही खाना उपलब्ध कराएंगे, यानी ट्रक ड्राइवरों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसा भारत सरकार ने अपना घर पहल के तहत शुरू किया है। ओके। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। शीर्षक क्या था? सप्तसुरः 7 राष्ट्र एक राग। आपको बताएं कि बिम्स्टेक के जो 7 सदस्य देश हैं उन सभी देशों के कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। बिम्स्टेक के 7 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड। इन सभी देशों के जो प्रमुख कलाकार हैं उन्होंने इस महोत्सव में भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। ओके। ए राजराजन ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये इसरो का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका हेडक्वार्टर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसमें होता क्या है? इसमें रॉकेट निर्माण होता है, प्रक्षेपण यान निर्माण होता है और कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण, यानी जो निर्माण कार्य है वो इसी में ही किया जाता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। ओके। उसी के नए प्रमुख ए राजराजन को बनाए गए हैं जो कि इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं। ओके। शिबू सोरेन हाल ही में यानी कल 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया। आपको बता दें वर्तमान में झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार है और इनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन ये झारखंड के पूर्व CM थे। इनका हाल ही में कल 4 अगस्त को गुजरात में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को हाल ही में शुरू किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। आपको बता दें ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा कांडला बंदरगाह के पास स्थापित किया गया है। 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। कहां पर? गुजरात के कांडला में इसको स्थापित किया गया है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब के रियाद में हाल ही में आयोजित हुआ। कुल 13 टीमों ने इसमें भाग लिया। विजेता नॉर्वे के स्टार चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन रहे जिन्होंने टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप को जीत लिया। ओके। सत्यपाल मलिक कल यानी 5 अगस्त को इनका निधन हो गया। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और इनका सबसे ज्यादा जिक्र इसलिए होता है क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था तो उस समय यही राज्यपाल थे और संयोग से जब
जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा अनुच्छेद 370 हटी थी, वो दिन 5 अगस्त 2019 था और संयोग से ही 5 अगस्त 2025 यानी 5 अगस्त को ही इनकी मृत्यु भी हुई। ओके, ठीक 6 साल बाद। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2024 में भारत ने 24.1 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की है। 2023 में ये 21.1 करोड़ था। आपको बता दें, सबसे बड़ा विमानन बाजार पूरे विश्व में अमेरिका का है, जिसने 2024 में 87.6 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की। दूसरे नंबर पर चीन है 74.1 करोड़ के साथ। तीसरे नंबर पर यूके है 26.1 करोड़ और चौथे नंबर पर स्पेन है 24.1 करोड़ के साथ, जबकि 5वें नंबर पर भारत है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग ये विश्व का 7वां सबसे व्यस्त मार्ग माना गया है। 5.9 मिलियन यात्रियों ने इससे आवाजाही की। व्यस्त मार्गों में नंबर 1 पर रहा दक्षिण कोरिया का जेजू सेओल मार्ग, जिससे 13.2 मिलियन यात्री गए थे। ओके, क्राशेनित्रिकोव ज्वालामुखी काफी चर्चा में है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित ये ज्वालामुखी है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में 600 वर्षों के बाद इसमें विस्फोट हुआ। 1463 से वर्ष 1463 से ये शांत था और इसमें अचानक से 600 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये चर्चा में है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत प्रमुख पहल है। 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करने के लिए। हाल ही में इसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक माह में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म माई जीओवी पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण का इसने रिकॉर्ड बनाया है। एक माह में कुल 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण इससे प्राप्त हुए हैं, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम ने बनाया। ऑपरेशन मुस्कान 11 ये क्या है? तेलंगाना सरकार का एक अभियान है। 1 से 31 जुलाई 2025 के बीच ये चलाया गया, यानी पूरे जुलाई में चलाया गया। क्यों चलाया गया? शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में फंसे बच्चों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है। ओके, तो ये तेलंगाना से संबंधित ऑपरेशन है, ऑपरेशन मुस्कान। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे। इस वर्ष 11वां हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को शुरू किया था। क्यों मनाया जाता है? 1905 को 7 अगस्त के ही दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। ओके, उसी को याद करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की मेजबानी की जाएगी, जिसमें अपनी बुनाई को जाने जैसे अभियान, इसके अलावा पुरस्कार समारोह जैसे कई कार्यक्रम होंगे। विषय क्या है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का? हथकरघा, महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण। भारत WHO IRCH वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। IRCH मतलब इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। 6 से 8 अगस्त 2025 तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के होटल फॉर्च्यून में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को आयुष मंत्रालय, WHO और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। पीबी बालाजी वर्तमान में टाटा मोटर्स के ग्रुप CFO हैं। चर्चा में है क्योंकि इनको जगुआर लैंड रोवर का पहला भारतीय CEO नियुक्त किया गया है। एड्रियन मार्डल का ये स्थान लेंगे। जगुआर लैंड रोवर एक ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के कावेंट्री में स्थित है। वर्तमान में ये टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है, यानी 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड नामक कंपनी से
जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया था। काफी लग्जरी फोर व्हीलर ये बनाती है, जिसमें इंडिवर, डिफेंडर, रेंज रोवर, ये सब इसी कंपनी की फोर व्हीलर गाड़ियां हैं। ओके, तो उसी के नए सीईओ और पहले भारतीय सीईओ, इसीलिए महत्वपूर्ण है, पीबी बालाजी को नियुक्त किया गया है। वेदिका भंसाली भारत की गोल्फर है। यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड टूर्नामेंट 2025 इन्होंने जीत लिया है। 9 वर्ष आयु वर्ग में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अमेरिका में टूर्नामेंट हुआ था गोल्फ का, जिसमें वेदिका भंसाली ने जीता इसको। आदाशो कपेशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में शामिल होने वाली पहली महिला एसपीजी कमांडो बन गई हैं। कौन? आदाशो कपेशा। कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। कोल्हापुरी चप्पल बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र का ये उत्पाद है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। पहले से ही इतना फेमस था, जीआई टैग मिलने से इसकी पहचान और ज्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह, पर्यावरण कार्यकर्ता, गो सेवक और समाज सेवी। डॉक्टर कलाम अंतर्राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। IEMI 2024 ये भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है। 4 अगस्त 2025 को नीति आयोग द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। 200 अरब डॉलर के अवसर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन, इस शीर्षक से इस इंडेक्स को जारी किया गया है। कुल 16 संकेतकों पर यह आधारित है और इसमें 3 श्रेणियों में राज्यों को डिवाइड किया गया है, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी। तो जो अग्रणी राज्य है उसमें दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है। निष्पादक राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा है। और आकांक्षी राज्यों में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आदि राज्य इसमें शामिल हैं। ओके, आपको बता दें भारत ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है ईवी, उसकी 2024 में बिक्री इस इंडेक्स के अनुसार 2.08 मिलियन रही भारत में, जो कि 2016 में मात्र 50,000 थी। यानी भारत ने काफी अच्छी वृद्धि की है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। और 2030 तक भारत के 100% जो वाहन है उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। मालदोवा ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में COP21 जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी भारत और फ्रांस के सहयोग से। मालदोवा ये किस महाद्वीप में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यश राधा चौहान क्षमता निर्माण आयोग CBC की पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। कौन? यश राधा चौहान। 1 अप्रैल 2021 को CBC की स्थापना हुई थी मिशन कर्मयोगी के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की सिविल सेवा में क्षमता निर्माण करने हेतु प्रयास करना इस आयोग का उद्देश्य है। और इसी की पूर्णकालिक अध्यक्ष 3 वर्षों के लिए यश राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। दिल्ली विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, दिल्ली विधानसभा। असम, हाल ही में असम सरकार, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने निजुत मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। उसके लिए इस योजना को असम सरकार ने शुरू किया है। अमेरिका, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ पहले से ही था, प्लस 25% एड वैलोरम ड्यूटी नाम से एक अन्य टैरिफ को लगाया गया है। यानी भारतीय आयात पर अब कुल 50% टैरिफ अमेरिका लेगा। और ऐसा उसने क्यों लगाया है, इसका कारण भारत द्वारा रूस से जो तेल को खरीदा जा रहा है, उसी के कारण इस टैरिफ को लगाया जाना बता रहा है अमेरिका के द्वारा। ओके, 21 दिनों के बाद ये लागू हो जाएगा। 21 दिनों का अभी मौका है। अगर भारत और अमेरिका के बीच में कोई डील होती है तो ये टैरिफ को कम
किया जा सकता है। पंजाब हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। ऐसा क्यों किया गया है? संचार संबंधी कमियों को दूर करके बच्चों के लिए न्याय और अधिकारों तक पहुंच मजबूत करना, इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है और ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। डब्ल्यूएचओ हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर कारक घोषित किया है। आपको बता दें, हेपेटाइटिस ये गंभीर लीवर रोग है जो कि एचडीबी यानी हेपेटाइटिस डी नामक वायरस के कारण होता है। और ये सबसे अनोखा वायरस इसलिए भी है क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति ही इससे प्रभावित होता है, यानी जिसको हेपेटाइटिस बी होगा उसी को हेपेटाइटिस डी भी होगा। और ये एक गंभीर बीमारी है जिसको डब्ल्यूएचओ ने कैंसर कारक हाल ही में घोषित किया। ओके, तो आज के करंट में इतना ही। धन्यवाद। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1893 में मूंगफली के तेल का प्रयोग करके पहला इंजन चलाया था। उन्हीं की याद में, यानी पहली बार जैव ईंधन का प्रयोग उनके द्वारा ही किया गया था, सर रुडोल्फ डीजल के द्वारा। इसीलिए उनके सम्मान में विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। नई दिल्ली में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 7 से 9 अगस्त तक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसका विषय था सदाबहार क्रांति, जैव सुख की राह। ये आयोजन कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसमें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की गई, यानी एक नए पुरस्कार की शुरुआत हुई जो कि खाद्य और शांति के लिए दिया जाएगा, और इस पुरस्कार को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन आप सभी लोग जानते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान समझौता एक ऐतिहासिक समझौता, शांति समझौता, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में हाल ही में कंप्लीट हुआ। दरअसल नारगोनो कराबाख क्षेत्र, वहां का जो काकेसस क्षेत्र है जिसको नारगोनो कराबाख क्षेत्र कहा जाता है, उसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में 1980 के दशक से विवाद चल रहा था। उसी को लेकर अब राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, जिसमें आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पसनियन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने हस्ताक्षर किए शांति समझौते पर। इस प्रकार इतने दिनों से जो ये विवाद था उसका जाकर अब अंत हुआ है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रुद्रष्ट बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। रुद्रष्ट क्या है? ये भारत द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। ये पूरे एशिया की, भारत की ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जो कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें कुल 345 डिब्बे लगे हैं और कुल 7 इंजन इसमें लगे हैं। हाल ही में इसका पहला सफल परीक्षण, एक ट्रायल रन किया गया। कहां से कहां तक? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गंज ख्वाजा स्टेशन से झारखंड के गढ़वा जिले के बीच इस ट्रायल रन को पूरा किया गया, और लगभग 5 घंटे में ये यूपी के चंदौली से झारखंड के गढ़वा जिले में इसने दूरी तय की। तो ये एक सफल परीक्षण रहा। रुद्रष्ट का नाम है रुद्रष्ट। ओके। मन की बात प्रधानमंत्री मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में राज्यसभा में केंद्र सरकार ने इसके संबंध में एक जानकारी दी है, और वो जानकारी ये है कि मन की बात से 2014 से लेकर अब तक
कुल 34.13 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। किससे? मन की बात से। ओके। बिहार का अररिया, बिहार के अररिया में भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण होगा। लगभग 289 एकड़ में ये चिड़ियाघर होगा, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। कहाँ पर? बिहार के अररिया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सन 2000 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। इस वर्ष की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 2012 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को पेट्रिसिया सिम, जो कि कनाडाई फिल्म निर्माता थी, और एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, जो कि थाईलैंड का है, उन दोनों के द्वारा मिलकर विश्व हाथी दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 से की गई थी। इस वर्ष की थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। डॉक्टर एडेमोला एडेनले ये चर्चा में हैं। नाइजीरिया के कृषि वैज्ञानिक हैं। इनको पहला वैश्विक एमएस स्वामीनाथन खाद्य व शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो तो हमने बताया था कि 7 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यानी ये पहला एमएस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार है जो कि डॉक्टर एडेमोला एडनेले को दिया गया है। नाइजीरिया के कृषि वैज्ञानिक हैं। नाइजीरिया में भूखमरी को कम करने में उनके अतुलनीय कार्य हेतु, अतुलनीय योगदान हेतु ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ये पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाएगा। ओके। एमएस स्वामीनाथन आप सभी लोग जानते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। केन्या को हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा केन्या को ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसको निद्रा रोग के नाम से जाना जाता है, इससे मुक्त घोषित किया और केन्या निद्रा रोग से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का 10वां देश बन गया है। निद्रा रोग एक वेक्टर जनित रोग है जो कि रक्त परजीवी यानी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा ब्रुसोई के कारण होता है। ये प्रोटोजोआ का नाम है। सामान्य तौर पर ये सीसी मक्खी, जो मक्खी होती है, उसके काटने से होता है और मुख्यतः ये अफ्रीका का उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग माना जाता है। ये अफ्रीका में ही ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है और अब तक इससे पहले जो 9 देश इस रोग से मुक्त घोषित हो चुके हैं वो सभी अफ्रीका के ही देश हैं। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI हाल ही में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर दोनों संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है। इसका कार्य क्या होगा? ये किसी जिले की बाढ़ की सभी घटनाओं, 1967 के बाद की सभी घटनाओं की औसत अवधि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का प्रतिशत, कुल मौत की संख्या और कुल घायलों की संख्या का आकलन करेगा। डीएफएसआई सूचकांक के अनुसार जो शीर्ष बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसमें नंबर 1 पर पटना है बिहार का, दूसरे पर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और तीसरे पर महाराष्ट्र का ठाणे है। आपको बता दें 1975 से 2015 के बीच बाढ़ से 1,13,000 मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है। ओके, तो उसके लिए ये जो डीएफएसआई लॉन्च किया गया है ये एक उल्लेखनीय पहल है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, यूपी में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। 29 जुलाई 2025 को 8 वर्ष 133 दिन ये लगातार मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे, इन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब ये यूपी के लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। यूपी के 21वें सीएम है, आप सभी को पता है। 19 मार्च 2017 से लगातार अभी तक ये सीएम है। भारत सरकार
पीएम ई ड्राइव योजना को भारत सरकार ने 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये योजना मार्च 2028 तक चलेगी, जो कि पहले 2026 तक ही चलनी थी। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। 1 अक्टूबर 2024 को 10,900 करोड़ रुपए के बजट से ये योजना प्रारंभ की गई थी। किस लिए? भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इसका सीधा सा उद्देश्य है इस योजना का कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, जो बिजली चालित वाहन है उनको बढ़ावा देना। और 2028 का लक्ष्य भी इसी को देखते हुए रखा गया है। 2028 में पीएम ई ड्राइव योजना का लक्ष्य क्या है? भारत में लगभग 24.79 लाख दो पहिया वाहनों का निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, 14,028 इलेक्ट्रिक बस और ट्रक का निर्माण और 88,500 ईवी चार्जिंग पॉइंट पूरे देश भर में लगाए जाएंगे। ये 4 लक्ष्य 2028 का पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत रखा गया है। ओके। हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध विराम पर समझौता किया। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित बॉर्डर कमेटी बैठक में यह घोषणा की गई, जो कि 7 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी। इसमें तीसरे पक्ष के रूप में अमेरिका, चीन और मलेशिया पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे। इस बैठक में आपको बता दें 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच विवादित सीमा क्षेत्र को लेकर झड़प शुरू हो गई थी। उसके बाद 28 जुलाई को संघर्ष विराम हुआ और ये 7 अगस्त को जो बैठक हुई थी वो ये तय करने के लिए हुई थी कि ये संघर्ष विराम अब अस्थायी रहेगा, यानी उसको पुख्ता करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। अन्नू रानी भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, महिला भाला फेंक खिलाड़ी। हाल ही में पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल वीसवाव मैनिक मेमोरियल टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 62.59 मीटर की दूरी पर इन्होंने भाला फेंका और सीजन का सबसे बेस्ट प्रदर्शन इन्होंने यहाँ पर किया। इसके साथ ही स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता। दिशा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र सरकार का अभियान है, याद रखिएगा। किस लिए? बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस अभियान को लॉन्च किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र बौद्धिक विकलांग छात्रों हेतु राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और ये पाठ्यक्रम जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में पूछ सकता है। ओके, तो दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार का अभियान है। ओके, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2021 से इसको शुरू किया गया है और ये 1947 में भारत विभाजन के दौरान प्राण गंवाने वालों को स्मृति के रूप में याद किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत ने इस वर्ष अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किला पर लगातार ये 12वां संबोधन था और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने लगातार 11 बार लाल किला से संबोधन किया था और अब इनसे आगे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने लगातार 17 बार लोग लाल किला पर 15 अगस्त के दिन संबोधित किया है देशवासियों को। वहीं पर पीएम मोदी ने एक और रिकॉर्ड बनाया, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा इनका। इस बार का 103 मिनट का ये भाषण अब तक के इतिहास का सबसे लंबा भाषण था किसी भी प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ही 2024 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 98 मिनट देशवासियों को संबोधित किया था और अब 103 मिनट इस बार। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की 15 अगस्त के अवसर पर, जिसमें पहली है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है?
ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली होगी। इजराइल के आयरन डोम प्रणाली की तरह ये एक वायु रक्षा प्रणाली होगी। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, मिशन सुदर्शन चक्र को। दूसरी प्रमुख योजना जो शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है। इस योजना में निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को 2 किस्तों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साढ़े सात हजार रुपए 2 किस्तों में करके 15,000 रुपए कुल दिए जाएंगे। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच जो नौकरियां सृजित होंगी उन्हीं पर ये योजना लागू होगी। इस योजना से 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ओके। तीसरी प्रमुख घोषणा जीएसटी रिफॉर्म की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी दीपावली तक जीएसटी को लेकर एक तोहफा देने का निर्णय किया है और ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी में जो 5 स्लैब थी उनको घटाकर सिर्फ 2 स्लैब करने का प्रस्ताव दिया गया है और ये 2 स्लैब सिर्फ 5% और 18% रहेंगी। इससे काफी जो रोजमर्रा वाली वस्तुएं हैं उनके दाम में कमी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया है। तो ये 15 अगस्त से प्रधानमंत्री मोदी का कुछ लाल किला से प्रमुख घोषणाएं थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ला गणेशन नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल थे ये। इनका 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। 2023 में ये नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए थे। इससे पहले 2021 से 2023 तक ये मणिपुर के राज्यपाल रहे थे। सिलिनेक्स 25 ये भारत और श्रीलंका के बीच का नौसैन्य अभ्यास है। 14 से 18 अगस्त 2025 तक कोलंबो में ये चल रहा है। 12वां संस्करण है। भारत की तरफ से आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ये 2 जो पोत हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इस अभ्यास में। ओके। वेश पेश ये भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता हैं। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में इनको कांस्य पदक भी मिला था। इसके अलावा ये हॉकी के अलावा भी विविध खेलों में सक्रिय थे। फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी आदि खेलों में भी इनकी सक्रिय भूमिका थी। ओके। भारतीय नौसेना को 26 अगस्त 2025 को 2 आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत को शामिल किया जाएगा भारतीय नौसेना में और ये युद्धपोत रडार को चकमा देने वाले आधुनिक युद्धपोतों में शामिल हैं। पहला युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी है जो कि प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का दूसरा जहाज होगा। इसको मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया गया है। दूसरा जो जहाज है वो आईएनएस हिमगिरी है। ये प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज है। इसको कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में निर्मित किया गया है। यानी दोनों अलग अलग जगह निर्मित किए गए हैं और एक ही साथ 26 अगस्त को ये कमीशन किए जाएंगे भारतीय नौसेना में। टाटो सेकंड एक जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश में ये जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई। 8,146 करोड़ रुपए के निवेश से इस योजना को बनाया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। ये 700 मेगावाट की परियोजना होगी और इस परियोजना के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में विद्युत की समस्या को कम किया जा सकेगा। विद्युत की सप्लाई को निर्बाध रूप से पूर्ति की जा सकेगी। टाटो सेकंड याद रखिएगा। भारत ने हाल ही में फिजी को मानवीय सहायता के तहत लोबिया के 5 टन बीज भेजे हैं। भारत की ये सहायता एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इस लोबिया के बीज को फिजी में कृषि उत्पादन के समर्थन के उद्देश्य से भारत द्वारा भेजा गया है, याद रखिएगा। आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा हाल ही में की। पुरुषों में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि महिलाओं में इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकले को यह पुरस्कार दिया गया है। ओके। ऑपरेशन अलर्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ द्वारा राजस्थान में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इसको शुरू किया गया है। 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक इसको चलाया जा रहा है। क्यों?
घुसपैठ और तस्करी को रोकने हेतु इसको चलाया गया। कहां पर? राजस्थान में बीएसएफ द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। क्या नाम था ऑपरेशन का? ऑपरेशन अलर्ट। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है माई फेवरेट फोटो, मतलब मेरी पसंदीदा चित्र। ये विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम है। 19 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस। 2003 में इसको शुरू किया गया। बगदाद स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर बम विस्फोट की स्मृति में इस दिवस को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस वर्ष की थीम है वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब इन्होंने हाल ही में जीता। राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं। अब ये इसी वर्ष थाईलैंड में आयोजित होने वाले 74वें विश्व में मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनिका विश्वकर्मा। चीन के बीजिंग में हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन हुआ। इसको रोबोटों का ओलंपिक भी कहा जाता है। इस गेम्स में 16 देश के लगभग 500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोटों ने हिस्सा लिया। कुल 26 खेल इसमें शामिल किए गए। इस गेम्स को शुरू करने का उद्देश्य रोबोट्स के सेंसर, एआई निर्णय क्षमता, मोटर कंट्रोल और अनुकूलनशीलता की सीमा को परखना था। कहां पर हुआ ये? चीन के बीजिंग में हुआ। सिंसिनाटी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट है। ये 5 अगस्त से 18 अगस्त तक अमेरिका में आयोजित हुआ। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता। फाइनल में इन्होंने दुनिया के टॉप खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराया। कार्लोस अल्काराज का ये पहला सिंसिनाटी ओपन का खिताब है। महिला एकल में पोलैंड की ईगा स्विटयोक ने इस टूर्नामेंट को जीता। उन्होंने फाइनल में जैस्मीन पाओलिनी को हराया। पैरेलल वेब सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाल ही में ट्विटर के पूर्व सीईओ, जिसको अब एक्स कहा जाता है, पराग अग्रवाल द्वारा लॉन्च ये नया एआई स्टार्टअप है, पैरेलल वेब सिस्टम। किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? एआई एजेंट्स को इंसानों की तरफ से काम पूरा करने में मदद करने पर ये केंद्रित है, पैरेलल वेब सिस्टम। ओके। रूस ने हाल ही में एक घोषणा की है जिसमें उसने बताया है कि 2034 से 2036 के बीच में वेनेरा डी मिशन का वो प्रक्षेपण करने वाला है। वेनेरा डी मिशन ये शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन होगा, वीनस से संबंधित। इसका उद्देश्य क्या होगा? शुक्र ग्रह के वातावरण, सतह और जलवायु तंत्र पर गहन वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना। 2034 से 36 के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा रूस के द्वारा। ओके। भारत ने हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा में अंतरिक्ष संबंधी 2 लक्ष्य अपने बताए, जिसमें उसने पहला लक्ष्य उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 2040 तक पहला मानव युक्त चंद्र मिशन को भी लॉन्च करने की बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताई है। भारत ने हाल ही में भारतीय दल द्वारा डीप ओशन मिशन के तहत 5002 मीटर की गहराई तक अब तक का सबसे गहरा मानवयुक्त गोता लगाया है और ये गोता फ्रांस के सहयोग से फ्रांसीसी पनडुब्बी नाटाइल पर लगाया गया। जतिंदर पाल सिंह 5002 मीटर की गहराई में उतरे और इसी के साथ भारत ने अब तक का सबसे गहरा मानवयुक्त गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया। डीप ओशन मिशन 2021 से शुरू किया गया है। ये समुद्र के अंदर जो संपदाएं छुपी हैं उसके दोहन के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। ओके। इसी के अंतर्गत भारत का पहला मानव युक्त जो पनडुब्बी जहाज है जिसका नाम है मत्स्य 6000, उसका निर्माण इसी मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। दरअसल ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को
चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और दक्षिणी ध्रुव पर जिस पॉइंट पर उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। इसके साथ ही भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश तथा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। तो उसी के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। हर वर्ष इसकी एक नई थीम निर्धारित की जाती है। इस वर्ष यानी 2025 के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ओके। अग्नि 5 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये एक IRBM मिसाइल है यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर यह मार करती है। 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज है। और जो अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4, उनमें अब तक की सबसे उन्नत एडवांस मिसाइल है ये। MIRV तकनीक से लैस है। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एक साथ ही कई ठिकानों पर हमला कर सकती है। अग्नि श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल है अग्नि 5। हाल ही में इसका परीक्षण 20 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक किया गया। पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव जम्मू कश्मीर के डल झील में 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच में पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें कुल 5 खेल शामिल किए गए। कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस। इसका शुभंकर था हिमालयन किंग फिशर। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। हाल ही में 20 अगस्त को इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को आर्टिकल 117 1 और 3 के अंतर्गत पेश किया गया था। आपको बता दें, ये विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, भागीदारी, विज्ञापन, प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। इसके तहत ऑनलाइन मनी गेम्स सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्रतिबंधित हो जाएंगे और उसका असर देखने को मिला है। अभी जो मनी प्लेटफॉर्म थे, खासकर ड्रीम 11 जिसपे लोग खूब पैसे लगाते थे, ड्रीम 11, विजन 11, माई टीम 11 जैसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे गेमिंग के, मनी गेमिंग के, वो सभी बंद हो चुके हैं वर्तमान में। वो इसी कारण बंद हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के कारण। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके लिए जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है इस विधेयक में। मनी गेमिंग में शामिल होने वाली कंपनियों पर 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और खेलों का विज्ञापन करने वाली कंपनियों पर 50 लाख और 2 साल कैद की सजा होगी। अगर ये इन दोनों में कोई भी काम दोबारा होता है, यानी एक बार होने के बाद दोबारा होता है, तो ये जो जुर्माने की रकम है ये 5 करोड़ तक वसूली जाएगी और सजा 5 साल से 7 साल तक हो सकती है। ओके। तो ये है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। आगे बढ़ते हैं। यस एंड पी एक रेटिंग एजेंसी है। एक रेटिंग एजेंसी है, चर्चा में है क्योंकि इसने 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग में परिवर्तन किया है। भारत की रेटिंग जो इसने 2007 में पहले बदली थी BBB माइनस, अब उसको बढ़ाकर BBB कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ इस रेटिंग के बढ़ने से? इसका मतलब हुआ कि भारत में अब निवेश के लिहाज से भारत और भी भरोसेमंद श्रेणी में शामिल हो गया है। ठीक है। इसने भारत की वृद्धि दर के 3 वर्षों का अनुमान भी लगाया है। 2025 से 2028 तक इसने बताया है कि भारत की जो वृद्धि दर होगी वो 6.8% होगी। और इसने भारत की रेटिंग में जो परिवर्तन किया है उसका कारण क्या है? भारत में मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय अनुशासन और नीतिगत स्थिरता। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 130वां संशोधन विधेयक 2025 हाल ही में काफी चर्चा में है ये वर्तमान में।
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में इसको पेश किया गया। इसमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान यही है, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी मंत्री गंभीर अपराध, और वो गंभीर अपराध ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती हो, अगर गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहते हैं, जेल में रहते हैं, तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। ओके, अगर 30 दिन तक 30 दिन तक ऐसा नहीं होता है तो 31वें दिन उनको जो जिस भी पद पर है वो पद स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। हालांकि इस पर काफी विवाद भी हो रहा है, कुछ लोग असहमत हैं, कुछ लोग सहमत भी हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें अनुच्छेद, कुछ नए नए आर्टिकल जोड़े जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 75 में एक नया उपखंड 5A जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 164 में एक नया उपखंड 4A जोड़ा जाएगा, और ये प्रावधान दिल्ली के सीएम और मंत्री पर भी लागू होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जैसे ही और भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी तो हम उसको आगे आपको बताएंगे। फ्रैंक कैप्रियो, इनका हाल ही में निधन हुआ। काफी चर्चित व्यक्ति थे, अमेरिका के जज थे। चर्चा में क्यों थे? क्योंकि ये विश्व के सबसे दयालु जज का खिताब इनको दिया गया था। बहुत ही सीधे सरल, अपनी दयालुता के कारण ये पूरे विश्व में काफी फेमस थे। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार या ममता बनर्जी सरकार की ये योजना है। बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए ये योजना चलाई गई है। खासकर जो अन्य राज्यों में भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए हैं और बंगाल लौटे हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता मैक्सिमम 1 साल तक, या जब तक वो कोई दूसरी नौकरी ना पा जाए तब तक दी जाएगी। मैक्सिमम तो 1 साल है, या अगर उससे पहले मान लीजिए वो 6 महीने में कोई नौकरी पा गए तो 6 महीने तक ही मिलेगी, यानी नौकरी पाने तक व मैक्सिमम 1 साल तक उनको 5,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। ओके, अगली खबर, मोहम्मद सालाह लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर हैं। रिकार्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है, और ये 3 बार पीएफएल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पीएफए मतलब प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन। ठीक है, पीएफए का जो खिताब मिला है उसमें महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियोना काल्डेंटे को मिला है, जो कि आर्सेनल और स्पेन की महिला फुटबॉलर है। ठीक है, तो आज के करंट 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2012 से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को ही हॉकी के जादूगर, भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। 1928, 1932 और 1936 3 ओलंपिक में लगातार इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? 1 घंटा खेल के मैदान में। आपको बता दें, 2025 में जो केंद्रीय खेल मंत्रालय है वो 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय फिटनेस व खेल आंदोलन के रूप में इस दिवस को मनाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जो कि आज से शुरू होगा और 31 तारीख तक मनाया जाएगा। डॉक्टर राजीव रंजन एनडीबी बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी, चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। कौन? डॉक्टर राजीव रंजन। आपको बता दें, एनडीबी जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई में है। इसरो इसरो ने आगामी गगनयान मिशन के तहत पहला एकीकृत वायुड्राप परीक्षण, जिसको IADT-1 कहा जा रहा है, इसका सफलतापूर्वक हाल ही में इसको पूरा किया है। 2000 से 2026 से पहले पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान शुरू होने की उम्मीद जताई गई है इसरो द्वारा, और इसको जो ये मिशन है गगनयान, इसको नाम दिया गया है जीवन। ये जो इसका पहला चरण है इसको जीवन यानी गगनयान 1 नाम दिया गया है। मिशन पर पहले सुरक्षा परीक्षण के लिए व्योम मित्र नामक मानव रोबोट को भेजा जाएगा। इस रोबोट का निर्माण इसरो की तिरुवनंतपुरम इकाई द्वारा किया गया है। ADR रिपोर्ट 2025, ये रिपोर्ट
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पर आधारित है। भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री और सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज वाले मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट इसके माध्यम से बताई गई है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 40% सीएम पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल 30 सीएम जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिला के हैं, उसमें 12 सीएम पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि 40% होता है। और उसमें भी 10 सीएम यानी 33% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण आदि शामिल हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले सीएम तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं, जिन पर 89 मामले हैं और ये भारत में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन हैं, जिन पर 47 मामले हैं। और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन पर कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अगर हम अमीर सीएम की बात करें तो सबसे अमीर सीएम भारत में 30 सीएमओ में लगभग 7% सीएम यानी 2 सीएम अरबपति हैं। भारत के सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ बताई गई है। दूसरे नंबर पर पेमा खांडू है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, भाजपा के हैं, 332 करोड़ इनकी संपत्ति है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सिद्धारमैया हैं, जिनके पास 51 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है। चौथे नंबर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिरियो हैं, जिनके पास 46 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। वहीं सबसे गरीब मुख्यमंत्री या सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास कुल 15.38 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। ओके, तो ये एडीआर रिपोर्ट है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। भारत हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग संस्थान यानी एआईबीडी के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। 2 वर्षों के लिए इसको चुना गया है। आपको बता दें, एआईबीडी ये अंतर सरकारी संगठन है, इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में स्थित है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2025 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया गया है। कुल 69 देश इसमें शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है, फिर सिंगापुर का और फिर हांगकांग का है। वहीं भारत का स्थान 41वां है। 2024 में भारत को 39वां रैंक मिला था, यानी इस बार भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। अहमदाबाद 2025 में 3 अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा। कौन कौन से खेल हैं? एक खेल तो वर्तमान में चल रहा है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 24 से 30 अगस्त तक। फिर एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप सितंबर अक्टूबर में। और फिर एएफसी अंडर 17 एशियाई कप 2026 क्वालिफायर 22 से 30 नवंबर तक। ये 3 आयोजन अहमदाबाद में होंगे। सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान का मिसाइल अभ्यास है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 भारत की सबसे बड़ी सेमी कंडक्टर जो प्रदर्शनी होती है, उसी को सेमिकॉन इंडिया 2025 कहा गया है। 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष की थीम रखी गई है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। 33 देश इसमें प्रतिभागी होंगे और 50 से अधिक वैश्विक वक्ता इसमें प्रतिभाग करेंगे। रविचंद्रन अश्विन भारत के स्टार ऑलराउंडर स्पिनर गेंदबाज, इन्होंने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है। इससे पहले वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पहले ही छोड़ चुके हैं। ओके, प्रोजेक्ट आरोहण नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण जो है, उसके द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण को प्रारंभ किया गया है। आपको बता दें, एसएमईसी ट्रस्ट के भारत केयर्स द्वारा इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। मीराबाई चानू हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो कि अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 48 किलोग्राम भार वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर इन्होंने सभी कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। किसने? मीराबाई चानू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हासिलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया। इसके तहत उन्होंने 2 प्रमुख कार्य किए। पहला, मारुति सुजुकी की ई विटारा का शुभारंभ किया, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और दूसरा, भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया।
इंगा रुगिनिएने लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। इंगा रुगिनिएने। दक्षिण कोरिया, बहुत ही इन्होंने एक इम्पोर्टेंट कदम उठाते हुए मार्च 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और ये प्रतिबंध छोटे बच्चों से लेकर उच्च स्कूलों तक सब में लागू किया जाएगा, चूंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं बच्चे, उसका बुरा प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। इसीलिए मार्च 2026 से स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल को प्रतिबंध किया जाएगा। ओके। पीएम स्वनिधि योजना, आप सभी को पता होगा कोरोना काल में 2020 में ये योजना प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता होते हैं, जो ठेला लगाते थे, उनके लिए ऋण सुविधा के लिए इसको शुरू किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने इस योजना को और विस्तार कर दिया है, यानी इसको बढ़ा दिया है। अब ये योजना 31 मार्च 2030 तक के लिए विस्तारित कर दी गई है। पहले 31 दिसंबर 2025 तक ही थी। इसके साथ ही साथ कुल लाभार्थी लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1.15 करोड़ कर दिया गया है। 50 लाख नए वेंडर को इसमें ऐड किया गया है। ओके। तो इस तरीके से इस योजना को 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।